उत्साहित नजर आ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, The person you are speaking with मैं हरियाणा न्यूज और हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों को बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आंधी का आगाज है, इतिहास बदलने वाला है। इतिहास इसलिए बदलने वाला है कि हम देखने वाले हैं कि पहली बार हरियाणा में, हरियाणा का जितना भी अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल के देखें तो पहली बार ऐसा होगा कि तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार आ रही है। और ये मैं कोई अतिशयोक्ति बात नहीं बोल रही हूँ, मैं धरातल की बात बोल रही हूँ। कल भी डोर टू डोर कर रही थी, इससे पहले भी मैं जमीन पे गई हूँ, बहुत जिलों में गई हूँ, और जिस तरीके से लोगों का उत्साह मिल रहा है, देखिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आकलन करने का तरीका ये होता है कि जब आप डोर टू डोर जाते हैं और कोई नानी, कोई काकी, कोई चाची आपके पास चूरमा ले आती है, गुड़ और दूध ले आती है, बोलती छोरी पी के जाना, ऐसे खा के बिना जाइयो। और जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जब हम भारतीय जनता पार्टी का पटका लेके घूमते हैं उन गलियों में, और उसके बाद अपने आप लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग पकड़ पकड़ के आपसे बात करते हैं, ये उत्साह बताता है उस पार्टी का। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि हम ऐसी पार्टी से हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि हम एक ऐसी पार्टी से हैं जहां पे हमें एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसी ही पार्टी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना हरियाणा में करना पड़ सकता है? देखिए, ये एक नैरेटिव कांग्रेसियों ने फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पास और तो कोई मुद्दा बचा नहीं है बोलने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से सपने पूरे किए हैं, और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आज वोटिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, तो मैं मतदाताओं को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 500 रुपए की गैस चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अगर आपको चाहिए कि जब आपकी तनख्वाहें जो है वो समय पे मिले तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अगर आप नहीं चाहते किसान भाई कि आपके पास दो मुआवजे के रूप में 2 रुपए या 10 रुपए के चेक जैसे हुड्डा साहब के समय में आते थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, मेरी काकी, मेरी चाची, मेरी नानी वो चाहती हैं कि जो 3,000 रुपए उनके अकाउंटों में आते हैं वो आते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं 10 सेकंड और दे दीजिए प्लीज। क्योंकि इसके पीछे उदाहरण मैं बताती हूँ। एक नकली मैनिफेस्टो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने जाके लॉन्च किया था अपने दिल्ली के, इनके जो एआईसीसी का ऑफिस है। पहली बात कि आपने एआईसीसी में जाके जो लॉन्च किया, क्यों हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में आपको एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं लगा जहां पे आपको अपना लॉन्च करना चाहिए मैनिफेस्टो? पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रमुख बात, कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इनका बगल वाला प्रदेश है, इन्होंने ऐसी झूठ मूठ की गारंटियां वहां पे भी दे रखी हैं। पता कर लो कोई रिश्तेदार है, कोई नहीं है, पता करो कोई दोस्त यार होगा, कभी ना कभी घूमने गए होगे, पता कर लेना। इन्होंने जो वादे कर रखे थे, 1000 रुपए का वादा कर रखा था, आज तक 1000 रुपए नहीं दिया, और तनख्वाह नहीं दे रहे कर्मचारियों की। वादे आपने भी, बीजेपी ने भी बहुत किए थे, और अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने सारे वादे पूरे किए, तो ऐसा क्यों, क्या हुआ कि आखिर तक आते आते नाराजगियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी झेलनी पड़ी है? वो किसानों की नाराजगी हो या फिर अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी हो, तमाम इस तरह के काफी मुद्दे रहे जिनका रोज जो है जनता ने साफ जताया है। और ऐसा, इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? सृष्टि जी, जहां तक आप किसानों की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम था कि प्रश्न पूछा जाएगा, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसका आंसर जरूर दूंगी, इसका उत्तर जरूर दूंगी। हाँ, मेरे ख्याल से हरियाणा एकमात्र एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पे हम 24 फसलों पे एमएसपी देते हैं। अब इसमें से कुछ प्रवक्ता ये अपने आप को काउंटर पार्ट, और तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो काउंटर पार्ट कर देंगे कि कोकोनट, नारियल थोड़ी उगता है हमारे यहाँ, ये तो नायाब सिंह जी के घर पे उगता होगा। अरे ज्वार तो उगता है, गेहूं तो उगता है, ये सब तो उगता है ना हरियाणा में, या ये भी नहीं उगता है? या ये हुड्डा साहब के घर में ही उगता है, हुड्डा साहब की बागवानी में उगता है? ये सब तो उगता है ना। इस पे भी हमने एमएसपी दी है, इस पे क्या जवाब देंगे? हुड्डा साहब के समय पे क्या मिलता था?
और मैं सबसे बड़ी बात, मेरे जेजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूं, लेकिन इनके नेता की इज्जत नहीं करती हूं। जिसने अपने बाप दादा की कसम झूठी खा ली हो, मैं उस व्यक्ति की कभी जीवन में इज्जत नहीं कर सकती हूं, क्योंकि मैं अपने आप को दिल से हरियाणवी मानती हूं। और मुझे मालूम है कि हरियाणा के लोग, हम लोग भोले लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, झूठी सच्ची बातें नहीं कर सकते। ये विदेश से आए हुए लोगों को क्या पता कि हरियाणा की धरती में क्या क्या उगता है और क्या क्या नहीं उगता है। खैर, इनकी बातें छोड़िए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझने की जरूरत है, आपने मुझसे पूछा किसानों के ऊपर, किसानों का जवाब दे दिया मैंने। मैं एक आपके सामने ये रिपोर्ट लेके आई हूं, समझिएगा दर्शकों। हुड्डा साहब के समय पे 1198 करोड़ रुपए का मुआवजा 10 साल के कार्यकाल में दिया गया। वहीं 10 साल का कार्यकाल हमारा हुआ, 11,000 करोड़ का मुआवजा हमने दिया। अगर कोई भी फसल नेचुरल कैलामिटी से खराब हो जाती है तो हम इन्हें टोटल इतना मुआवजा दिया है। ये बताता है कि हमारी सफलता, ये बताता है हमारी कर्मनिष्ठा, ये बताता है कि हम कितना जनता के साथ हैं। आज मोदी जी का चेहरा, नायाब सिंह सैनी का चेहरा आज पूरे हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणा में आज हर कोई घर घर जाइए तो घर घर मोदी, घर घर नायाब। और मैं आपको बता रही हूं, इनसे पूछिए, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, जिसकी मुख्यमंत्री का सवाल अगर आप कांग्रेस से पूछेंगे तो देखिए, सवाल तो आपसे भी पूछा जाता है कि चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री आपको बदलना पड़ा। नहीं, मुख्यमंत्री देखिए बदलना, ये तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ बकौती नहीं है। सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी के कल आप भी ज्वाइन कर लेंगे तो आप भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती हैं। लेकिन इनसे पूछिए, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि कभी नेहरू, गांधी, कभी छोटा नेहरू, उससे छोटा नेहरू, उससे छोटा गांधी, अब गांधी, नेहरू, वाड्रा हो गए। क्या इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है? क्या सृष्टि जी प्रधानमंत्री का सपना देख सकती है? नहीं देख सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब किसान का लड़का आज मुख्यमंत्री बनने का सपना दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आज एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। मुख्यमंत्री भी रहे इतनी बार। लेकिन इनके यहाँ तो सिर्फ दादा, पोता, चौटाला जी, उससे बड़े चौटाला जी, उससे छोटे चौटाला जी, मतलब हर साइज के चौटाला जी आएंगे। लेकिन एक आम आदमी कभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से आपने विपक्ष पर इसको लेकर निशाना साध दिया। कांग्रेस को परिवारवाद कहीं ना कहीं उससे जोड़कर आपने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। लेकिन बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जा रहा था, तब भी पूछा जा रहा था, चुनावों में भी इस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश की कि चुनाव से ठीक पहले ही सीएम का चेहरा बदलना ऐसा क्यों जरूरी लगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि चुनाव अब नजदीक हैं तो सीएम ने खटाखट कई घोषणाएं भी कर दी। पहली बात, आपके दो प्रश्न हैं, ठीक है। पहली बात की, हमने सीएम का चेहरा इसलिए बदला है, और पहली बात की, लोग हमेशा बोलते कि अरे खट्टर साहब को साइडलाइन कर दिया। अरे खट्टर साहब को प्रमोशन मिला है, साइडलाइन हुई है कुमारी शैलजा। खट्टर साहब साइडलाइन नहीं हुए हैं। खट्टर साहब के पास 2 कैबिनेट मंत्रालय हैं जो कि हरियाणा की जनता के हित में ही वो यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस किस्म का बजट उन्होंने दिया है। इस समय जब बजट आया था तो हरियाणा की जनता को भी एक सौगात मिली थी, और ये आप सबको मालूम है। खैर, अब उसके अलावा हम बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। इन्होंने हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि नायाब सिंह सैनी ने घोषणाएं की। तो भैया, मुख्यमंत्री का काम होता है घोषणाएं करना और उसको धरातल पे लाना। और क्या काम होता है मुख्यमंत्री का? हुड्डा साहब की तरह। हुड्डा साहब 10 साल जो मुख्यमंत्री थे, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। मैं आपको बताऊं, उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है। कभी आईएमटी माइनेसर, कभी गुड़गांव, कभी पंचकुला, और उसमें साथ में इंक्लूडेड थे जीजा जी। अब जीजा जी कौन है? अब जीजा जी तो एक ऐसा नाम आते ही, किसका नाम आपके दिमाग में आता है? वही नाम, जी हाँ, वही नाम जो आता है ना, मैं उसी नाम की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के पति जी की, जो कि है रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा जी जीजा जी को खुश करने के लिए बापू बेटा प्रॉपर्टी डीलर से, मुख्यमंत्री से प्रॉपर्टी डीलर बन गए थे। लेकिन आपको लगता है इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्यों नहीं मुद्दा? जिन किसानों के साथ आपने इतना बड़ा अन्याय किया, जिनको 2-2 रुपए के चेक आपने मुआवजे के रूप में दे दिए, 10-10 रुपए के दिए, कल पत्रकार ने पूछा है उनसे, कल पत्रकार ने पूछा। दूसरी बात, वंचित वर्ग को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खराब करने की कोशिश की। राहुल गांधी से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहती हूँ, ठीक है,
पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप, अपने देश में जो मर्जी करना है करो, अपनी घर की लड़ाई है घर में जो मर्जी लड़ना है लड़ो। अरे विदेश में जाके हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे लोगों के बारे में बुराई करना कोई भी नहीं भारतीय सहन करेगा। आप विदेश में जाके ये बोल रहे हैं कि मैं पहली कलम से आरक्षण खत्म कर दूंगा। कैसे खत्म कर देंगे आप आरक्षण? क्यों? इसका मतलब कि आपकी यही मंशा है कि वंचित वर्ग सिर्फ वंचित रहे और हमेशा शोषित रहे। प्रियदर्शनी जी देखिए, ये सबके आपस के मुद्दे हैं, आपकी पार्टी के खुद के मुद्दे हैं, दूसरी पार्टियों के मुद्दे हैं, ठीक है। आप दूसरे को कह रहे हैं कि उनके ये मुद्दे हैं, लगातार मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता है, आप भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हरियाणा के लोगों के क्या मुद्दे हैं, आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं? देखिए, हरियाणा के लोगों का मुद्दा सिर्फ साफ है कि उन्हें एक स्वच्छ सही जीवन चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, जो कि हमने मुहैया करवाया है। अपनी 10 साल की सरकार को अगर हम देखें तो हमने 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। कांग्रेसियों को शायद ये डेटा नहीं पता होगा अपने बारे में, मैं भी बता देती हूँ कि उन्होंने 80,000 से कम नौकरियां अपने 10 साल के कार्यकाल में दी हैं और इनेलो ने 15,000 के करीब नौकरियां अपने कार्यकाल में दी हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। आज सैलरी पैकेजेस आप देख लीजिए, एक हमने 6th पे कमीशन लेके आए हैं, 7th पे कमीशन लेके आए हैं। तो हर व्यक्ति, आम मिडिल क्लास व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका घर परिवार सही सकुशल रहे, सुरक्षित रहे, एक सुरक्षित हरियाणा रहे। और यही मंशा है और यही हमारे नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज आप नयाब सिंह सैनी की मैं एक बड़ी खासियत बात बताना चाहती हूँ, और ये मैंने बहुत बारी देखा है कि अगर 12 बजे रात को भी अगर मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी ऐसा काम चला जाए जो कि संज्ञान में लेना बहुत आवश्यक है, मैंने उस व्यक्ति को देखा है कि जिस तरीके से वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो जनता के व्यक्ति हैं, जन जन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और जनता से जब संवाद करते हैं ना तो वो संवाद ऐसा लगता है जैसे कोई अपना भाई बात कर रहा हो, अपना पिता बात कर रहा हो। वो जो आश्वासन देते हैं, क्योंकि वो आश्वासन सही दे रहे होते हैं, तो उसमें कोई झूठ फरेब नहीं लग रहा होता है हुड्डा साहब की तरह। तो मैं आपको यकीन, इन हुड्डा साहब का तो विरोध अपनी खुद की पार्टी में लग रहा है। उनको तो खुद ही नहीं लग रहा कि वो सीएम बन रहे हैं। अभी सपने तो वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग चीजों का देख रहे हैं। हुड्डा साहब खुद बोल रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला देख रहे हैं, खुद बोल रहे कुमारी शैलजा देख रहे हैं। आपने कुमारी शैलजा का इससे पहले भी जिक्र किया, और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, भले ही कुमारी शैलजा पर जो टिप्पणी की गई हो उसको भुनाने की बहुत कोशिश हुई, ऑफर तक बीजेपी से कुमारी शैलजा को देने की बातें, तमाम इस तरह की खूब बातें जो है मीडिया में भी उछली, पार्टियों में भी रही। लेकिन एट द एंड कुमारी शैलजा ने तो ये क्लियर कर दिया कि मैं तो कांग्रेस के साथ ही हूँ, कांग्रेस के साथ ही खड़ी हूँ, भले ही जितने मर्जी ऑफर मिल जाए कांग्रेस के साथ ही रहूंगी और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही है। ये बात आखिर में कुमारी शैलजा ने कह दी। देखिए, मैं तो कुमारी शैलजा जी के इंटरव्यूज फॉलो करती हूँ और देखती हूँ बड़ी। अभी कुछ कॉन्क्लेव में कभी कोई पत्रकार ने उनसे पूछा था, अभी हाल फिलहाल में कोई पत्रकार थे, आप लोगों जैसा बड़ा चैनल था और आप लोगों जैसे बड़े पत्रकार भी थे, उन्होंने पूछा कि जी आप से हुड्डा साहब की आखिरी बार बात कब हुई थी? तो वो सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई। तो बोलती अच्छा इतने दिन हो गए। तो उस हंस मुस्कुराने लग गई और कहते हैं ना कि 100 खामोशियां, कहते हैं ना एक खामोशी 100 अल्फाज के बराबर होती है। उनकी वो जो एक खामोशी है ना, वो हजारों अल्फाज के बराबर थी। उन्होंने साफ बता दिया कि इन लोगों के बीच में समन्वय नहीं है। अब आप बोलेंगे वो तो मंच में एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, हाईकमान ने तो अपनी तरफ से मैसेज पहुंचा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, इसे कहते हैं राजनीति में, इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोलिंग एक्टिविटी, इसको कहा जाता है। इसका एक्चुअली में एक कैप्शन होता है, डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी, हाउ टू डू अ डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी। अब ये डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी जो है, ये आप देखेंगे ये एक फोटो सेशन एक्टिविटी होती है और कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने कुश्ती का मुकाबला देखा होगा, मैंने भी देखा है, कुश्ती का मुकाबला से पहले दोनों जो पहलवान होते हैं वो भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हेलो हाय करते हैं, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को पीटने में 1 सेकंड नहीं छोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को पटकते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि एक फोटो सेशन एक्टिविटी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंतर कलह इनका इस तरह है। ये भी, और जिस इंटरव्यू की मैं बात करूं उसमें एक इंटरव्यू में ये भी था कि जब तक आप प्रदेश अध्यक्ष थे आपको जिला अध्यक्ष नहीं बनाने दिया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मुझे नहीं बनाने दिया, क्योंकि कांग्रेस में इस तरीके के गुट हैं। कभी भी
कभी भी कांग्रेस पार्टी वंचित वर्ग का उत्थान नहीं कर सकती है। 60 साल तक उन्होंने राज्य किया इस देश में, क्यों नहीं वंचित वर्ग को वो ले आए ऊपर तक? इसके पीछे कारण यह है कि इनकी दादी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हटी? नहीं हटी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े नेता, उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत ही बड़े नेता थे, ठीक है। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि इंदिरा गांधी की कोटेड स्टेटमेंट है इसमें कि उन्होंने बोला कि कभी भी कोई वंचित वर्ग या शोषित वर्ग का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और ये मैंने नहीं कहा है, ये जगजीवन राम जी की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। सीताराम केसरी, रोक रही हूँ आपको। अर्जुन सुढेल जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इनेलो के हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, फटाफट से बात पूरी कर लीजिए, फिर उनसे सवाल लेंगे। सीताराम केसरी भी वंचित वर्ग से आते थे। सीताराम केसरी की कैसे अवहेलना की थी सोनिया गांधी ने, एआईसीसी की भरी मीटिंग में उनको बैठने नहीं दिया था। तो ये जो नेहरू गांधी परिवार है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जहर भरा है। मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से नहीं है प्रियदर्शनी जी, जेजेपी भी है, इनेलो भी है, और अब इस बार तो गठबंधन के साथ उतरी हैं दोनों क्षेत्रीय दल। देखिए जेजेपी का तो मुकाबला नोटा से चल रहा है, ठीक है। इस समय अब नोटा से ज्यादा लाएंगे या कम लाएंगे ये तो ये खुद बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके सारे के सारे एमएलए चले गए। ये मैं नहीं बोल रही, तो सब मालूम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, इनके सारे एमएलए चले गए हैं, ऐसा तो नहीं है। अब इनके पास कुछ बचा है नहीं। इनके खुद की दुष्यंत चौटाला जी की सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी ये भी नहीं पता है। इनके खुद का पूरा संगठन इन्होंने खत्म कर दिया। दुष्यंत चौटाला जी को खत्म करना पड़ा, मैं आपको बताऊं। और इनेलो बीएसपी, क्योंकि इनेलो का लोकसभा में जो परसेंटेज था आपको भी पता होगा, 1.40% था, ठीक है। ये इस परसेंटेज पे आए थे, इनका ये वोटिंग परसेंटेज था। तो इनेलो को अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस समय जो लड़ाई है, मैं बताऊं आपको, आमने सामने की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। एक्चुअली मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र एक ऐसी पार्टी जो अपने आप से ही लड़ रही है। हुड्डा साहब शैलजा से लड़ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला हुड्डा साहब से लड़ रहे हैं। ये एक साइकिल है। अभी इस साइकिल में एक और व्यक्ति आ गए जिन्होंने अभी भ्रमण खत्म किया है अलग अलग पार्टियों का, वो भ्रमण करके फिर से उस लड़ाई में आ गए, वो है अशोक तंवर जी। अब आप देखिएगा किस किस्म का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता भी मानने को तैयार नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहा है ये कहना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा आपका? नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, जमीनी हकीकत बता रही हूँ। भारतीय चलिए जनता ठीक है, आपके पास लौटेंगे चविष्का। अगर बिल्कुल, देखिए अर्जुन सुढेल जी हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि हरियाणा के मुद्दों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है अर्जुन जी आपको कि हरियाणा के जो लोग हैं उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ पर राज कर रही है, जो लोगों को वायदे करके, लोगों से लुभावने वादे करके सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी, तो वो वादे तो एक भी पूरा नहीं किया। चाहे वो रोजगार की बात कर लीजिए, आज बेरोजगारी में प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है हरियाणा प्रदेश, और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, किसानी का मुद्दा। मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं, प्रियदर्शनी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज धान की फसल है, धान की फसल को आए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं। जो खरीद आज से 20 से 25 दिन पहले खरीद शुरू होनी थी मंडियों में, वो खरीद अब तक नहीं हो पाई है। और अब क्या हुआ, कल से जो आड़ती हैं उन्होंने बिल्कुल स्ट्राइक कर दी है। जो किसान मंडी में जीरी लेकर जा रहा था, जो धान की फसल लेकर के जा रहा था, वो धान की फसल भी लेने से इनकार कर दिया आड़तियों ने। तो ये सरकार कहाँ खड़ी है? देखिए किसान के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह किसान, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। प्रदेश का किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को निकाल चुका है, भारतीय जनता पार्टी जानती है। और जो धर्म की राजनीति और जात की धर्म की राजनीति करते थे, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज प्रदेश की जनता जान चुकी है। और जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो दलित का, किसान का, कमेरे का जो गठबंधन हुआ है, वो उस पर वो जनता का गठबंधन है और जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और प्रियदर्शनी जी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा लेट जुड़ा, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके बताया कि वो शैलजा इस तरह कलाप है। वो आप क्या कर रहे हो? जिस सांसद को आपने, नवीन जिंदल को, जिसको प्रधानमंत्री जी कोयला चोर बता करके दोबारा से उसको 35 मिनट में अपने भारतीय जनता पार्टी में लेकर के टिकट दिया और कुरुक्षेत्र से सांसद बन के जो गए,
उनकी माताजी कहाँ से चुनाव लड़ रही है? दोनों एक घर से निकलते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगती है उनकी माताजी, और ये बीजेपी के हक में वोट मांगते हैं। और इसी तरह से अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस के चौधरी निर्मल सिंह जी है अम्बाला से, दोनों बाप बेटी एक घर से निकलते हैं, एक कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगता है, दूसरे कांग्रेस के हक में वोट मांगता है। तो इस तरह की बातें ये पूरा प्रदेश जानता है, ये सारा देश जानता है। ये ढकोसले जो कर रहे हैं, ये ढकोसले प्रदेश की जनता अच्छे से समझ चुकी है। और ये जो किसान का, मेरे जो दलित का गठबंधन है, इस पर प्रदेश की जनता खरा उतरने का काम कर रही है और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम जीत हासिल करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आप वापसी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो। प्रियदर्शन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो भी अभी अर्जुन जी ने कहते हुए नजर आए हैं उस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। और एक सवाल मेरा आपसे है, आपने कहा था कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर रही है। मैनिफेस्टो का मैं जिक्र करूंगी। आपका जब मैनिफेस्टो आया था उससे पहले कांग्रेस की 7 गारंटी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था, जिसमें कि महिलाओं को लेकर भी देखिए 500 रुपए का सिलेंडर आप जिक्र कर रहे थे, 500 रुपए का सिलेंडर, 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए भी आपका जिक्र किया गया, मात्र 100 रुपए ज्यादा। तो अब इसको क्या कहेंगे आप? ये भी तो आपका एक डैमेज कंट्रोल इसको कह सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो मुद्दे आपको लेकर उठा रहा था, आपके जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं वही चीजें शामिल थी। नहीं, देखिए, हमारे जो संकल्प पत्र जो हमारा हुआ है उसमें 20 प्रमुख पॉइंट थे, और ये प्रमुख पॉइंट ऑलरेडी हम धरातल पे कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। अब मैं कांग्रेस के तथार्थ मतलब सच्चाई के साथ एकदम आज खुलासे करने वाली हूँ कि इनकी 7 जो गारंटियां इन्होंने दी है, इन गारंटियों के क्या मतलब है। कांग्रेस की असली 7 गारंटियां इस प्रकार हैं, कृपया दर्शक ध्यान से सुने। पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी ना मिलने की गारंटी, पहली गारंटी इन्होंने दी है। दूसरी गारंटी, सभी कांग्रेसी नेताओं को अपना अपना घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर और गोहाना जैसे, मतलब कि 2005-2006 में जैसे भव्य घटनाएं दोबारा होने की गारंटी दी है कांग्रेसियों ने। चौथी गारंटी, नूह के कांग्रेस विधायक मामन खान ने बदला लेकर सांप्रदायिकता फैलाने की गारंटी दी है। 5वीं गारंटी, पंजाब की तरह कानून व्यवस्था बिगाड़ने की गारंटी दी है। 6ठी गारंटी, हिमाचल प्रदेश की तरह खजाना खाली करने की गारंटी दी है। और 7वीं और आखिरी गारंटी, कर्नाटका की तरह किसानों को लूटने की और बर्बाद करने की, और 1500 किसानों ने जो आत्महत्या कर ली है, ऐसी गारंटी भी कांग्रेस दे रही है। ये है असली कांग्रेस की गारंटियां। अब आते हैं हमारे संकल्प पत्र पे। तो आप बताइए कि क्या लाडली योजना मध्य प्रदेश में हमने नहीं दी थी? वही चीज तो हम यहाँ दे रहे हैं। क्या अभी भी हम 3000 रुपए नहीं दे रहे हैं अपनी माताओं को, अपनी काकी चाची नानियों को? आपके यहाँ भी दादी होंगी, आपके यहाँ भी नानी होंगी, पूछ लीजिएगा 3000 रुपए आते हैं। मेरी दादी को आते हैं और बड़ी खुशी खुशी आते हैं। मैं उस दिन पार्क में जा रही थी, एक दादी से, मैं दादियों का पूरा ग्रुप बैठा था, दादी चाचियों का। मैंने कहा दादी खुश तो हो ना सरकार से? बोली छोड़ी, बड़ा मजा आ जाता है, हर महीने 3000 रुपए आ जाते हैं अकाउंट में। अब बताइए, ये बताइए, ये दे रहे हैं हम। अब आप बताइए, युवाओं को नौकरी हमने दी, आयुष्मान योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए, और इसको बढ़ाई दिया है हमने, 5 लाख रुपए के तहत आपको बीमा इंश्योरेंस दिया है। हुड्डा साहब के समय पे कितना दे रहे थे? पेंशन का तो जिक्र अब कांग्रेस ने भी किया है अपने पेंशन बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पेंशन, ये कैसे भूल सकते हैं? पेंशन तो इन्होंने ऐसा कर रखा था, मैं आपको बताऊं, ये तो मेरे देखी हुई चीज है। एक दिन कलायत में थी, कलायत में कुछ लोगों ने मेरे को पेपर लाके दिखाए, तो बोले दीदी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना बुजुर्ग जो हैं, ये मरे हुए, इनको ना हुड्डा साहब के समय पे ही ये मर गए थे, और इनको मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं, इनकी पेंशन आई जा रही है। इसका मतलब कि इनके यहाँ कोई भी परफॉर्मा नहीं था। इतनी धांधली थी कि जो व्यक्ति मर गया उसके नाम पे भी ये पैसे खाए जा रहे थे। अब प्रियदर्शनी जी, देखिए तो बट ऑब्वियस है कि आपको जो लोग मिलेंगे वो तो वही मिलेंगे जो बीजेपी के सपोर्ट में हो या बीजेपी की ज्यादा तारीफ कर रहे हो। चलिए ठीक है, आपको रोक रही हूँ क्योंकि जेजेपी के प्रवक्ता रतन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में जोड़ते हुए। रतन जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बड़े दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, नेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, आपको कहीं कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, जेजेपी को मुकाबले में देख ही नहीं रहे हैं। 2019 में भी ये कंसिडर नहीं कर रहे थे और इनको अच्छी तरह से कंसिडर करवा दिया था हरियाणा प्रदेश की जनता ने। दूसरा, आप देखेंगे दोनों ही पार्टियां जो राष्ट्रीय दल है, इनको पसीने आ रखे, दोनों भी कमजोर हो रखे हैं प्रदेश में। भाजपा में तो आप देखें भगदड़ मची हुई थी और कैंडिडेट ही इनके पास 8 कैंडिडेट तो हमारी पार्टी से जो
टूट कर गए थे उनको टिकट दे दी। तो इसका मतलब इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं थे लड़ने के लिए, और बाकी बात कांग्रेस से और इधर उधर से जो कैंडिडेट लेकर आए हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी की हकीकत पूरा प्रदेश जान चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक झूठ फैलाया था कि भाई संविधान खत्म हो रखा है, खत्म कर देंगे और जो आरक्षण खत्म कर देंगे, क्योंकि ये भाजपा के एक विधायक ने कह दिया था कि भाई 400 सीट आती है संविधान बदल देंगे। उसको इन्होंने मुद्दा बना करके एक झूठ फैलाई, लेकिन वो काट की अंडी बार बार नहीं चलेगी। और दूसरा, राहुल गांधी जी खुद अमेरिका में कह रहे हैं कि चलिए रतन जी, देखने वाली बात होगी। आज वोटिंग देखिए चल रही है और 8 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लगातार आपके भी काफी मुद्दे हैं, सभी पार्टियों के, सभी क्षेत्रीय दल के, सभी बड़ी पार्टियों के, सबके अपने मुद्दे हैं और सभी हमलावर हैं दूसरी पार्टियों पर। फिलहाल के लिए आप सभी का, अर्जुन सुडेल जी आपका भी, रतन शर्मा जी आपका भी, प्रदर्शन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए लगातार बातचीत की जा रही है, मुद्दों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। लगातार सभी लोग वोट कास्ट करने के लिए अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। जो भी उनके नेड़वा, उनके जो बूथ है, बूथ स्टेशन, वहां पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अपने घर से निकलिए। जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं दिया है, आप अपने बूथ स्टेशन पर जाइए और वोट दीजिए। बिल्कुल अनुष्का, क्योंकि शाम 6 बजे तक ही वोट करने के लिए जो टाइम है वो निर्धारित है, तो शाम 6 बजे तक ही वोट कास्ट कर सकते हैं तमाम लोग जो हैं, और इसीलिए 6 बजे से पहले सभी अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट जरूर करें, क्योंकि देखिए बड़ा दिन है हरियाणा के लिए। लोगों के पास मौका है, एक बार फिर से हर 5 साल में ये मौका आता है जब वो अपनी मर्जी की सरकार जो है वो चुन सकते हैं, अपने मर्जी के नेता, अपने मर्जी के विधायक चुन सकते हैं। तो आपके पास, हरियाणा वासियों के पास एक बार फिर से देखो, सबसे कम फरीदाबाद और गुरुग्राम में मतदान हुए। सृष्टि देखिए, यमुनानगर में सबसे ज्यादा हुए, सबसे कम फरीदाबाद और गुरुग्राम में मतदान हुए। लेकिन यही अपील लगातार आपसे कर रहे हैं, गुरुग्राम से भी यही अपील करना चाहेंगे। जो भी गुरुग्राम में फिलहाल वोटर से जाइए, अपने वोट का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और वोट दीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए ये हो जाती है कि आपके खुद के अपने मुद्दे हैं। आप इस बार किसको प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं, राज्य में किसकी सरकार आप चाहते हैं, ये जो फैसला है ये जनता के हाथ में है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जो भी हरियाणा वासी हैं, आप अपने बूथ स्टेशन पर जाइए और वोट दीजिए। बिल्कुल, जो बूथ पर कर्मचारी हैं उनसे भी जब हमारे हरियाणा न्यूज के संवाददाताओं ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि 6 बजे तक या 6 बजे से पहले जो भी मतदाता हैं, अगर वो पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं, लंबी कतार भी हुई तो भी उनको वोट जरूर देने का मौका मिलेगा, भले ही उससे ज्यादा का समय क्यों ना लगे। लेकिन 6 बजे के बाद एंट्री जो है वो नहीं होगी। तो सभी से हरियाणा न्यूज ये अपील कर रहा है कि 6 बजे से पहले अपने अपने पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर जरूर पहुंचे वोट डालने के लिए। यमुनानगर में सबसे ज्यादा, मेवात और यमुनानगर में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जो कि अच्छी बात है। और तमाम जो दिग्गज हैं अलग अलग पार्टियों के, वोट डालने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद लोगों से वो भी यही अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें। रोहतक से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं हमारे साथ। सीधे अपराजिता का रुख करते हैं। अपराजिता, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी देखिए 3:30 बज रहे हैं, 3:26 हो रहे हैं, अब तक वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, कितना वोटिंग परसेंटेज सामने आया है और अभी पोलिंग स्टेशन पर किस तरह के हालात है, कितनी भीड़ आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अगर मैं बात करती हूँ तो गरी सापला गलोई के मैं चुलिया दोहन गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पे परसेंटेज अप्रॉक्स 64% वोटिंग हो चुकी है। अभी भी जो बचे हुए लोग हैं वो आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे अगर मैं बात करने की प्रयास करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? जय सिंह। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे एक नहर में पानी नहीं आता जी, एक टोपा भी ये पड़ी है 10 साल से नहर खाली, ना कोई पीने का पानी है, ना कोई सिंचाई के लिए पानी है। नहर में टोपा पानी का है। आपका नाम क्या है? महावीर जी। ये पुराना इस्माला माइन रही में पानी आए नहर में कई साल हो गए, टैल पर पानी नहीं पहुंचता यहाँ बिल्कुल भी। सफाई का उड़े टेंडर ले ले हैं, फैक्ट्री वाला और जे रुपये ले गए, सफाई कराओ, सफाई नहीं कराते में जाके देखो इतना बूढ़ा डंगा खड़ा है। बेरोजगारी जैसे भी कुछ मुद्दे हैं जो सभी पार्टियां उठाती हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? बेरोजगारी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है जी। BA MBA करे बालक वैसे घूम रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है। 2005 में जी, आपका नाम सर? संजय जी। जी, क्या करते हैं? कृषि का काम। अच्छा, बताइए। 2005 में सिलेंडर का क्या भाव था जी? अब क्या भाव है? किसी भी चीज है, खाद का लगा लो, किसी भी और चीज का लगा लो,
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महंगाई की मार नहीं हुई हो। हर चीज में महंगाई है। आज रोड़ा हाल देख लो, खड्डे ही खड्डे हैं। वो खड्डा में जोड़ में खड्डे हैं, मतलब रोड में खड्डे हैं, रोड इकट्ठे कर रखे हैं। तो देखिए सृष्टि, अगर यहाँ मुद्दों की बात करते हैं तो काफी, अगर परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 64% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है और भी जो लोग हैं धीरे धीरे कर यहाँ पर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। वहीं अगर मुद्दों की हम यहाँ बात करते हैं तो कुछ लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे नहर के मुद्दे हो जाते हैं। वहीं रास्तों का बहुत बड़ा मुद्दा है इनका कि गड्ढे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि इनके घर में जो बच्चे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, एजुकेशन है मगर बेरोजगारी उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है। इसके अलावा अगर और भी मुद्दों की बात करते हैं, जैसे अग्निवीर जैसे मुद्दों को भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी महंगाई जो बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि बहुत मार जो लोगों को झेलना पड़ रहा है, महंगाई है, उनसे भी काफी जूझते वो नजर आ रहे हैं। वही देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुजुर्ग भी, देखिए यहाँ पे बुजुर्ग भी यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं हमें कि बुजुर्ग भी आए हुए हैं। अंकल, वोट करने आए हैं? ना, मैं तो वैसे। अच्छा। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो वोट दे चुके हैं, कुछ वोट देने भी आए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी सुंदर, सरपंच गांव चलाना है। तो क्या मुद्दे हैं गांव के, चूंकि आप सरपंच हैं, किस तरीके से क्या मुद्दों को देखते हैं आप? सारे मुद्दे जी, एक तो बेरोजगारी का, और जी कोई काम ना, नौकरी नाकरी, महंगाई का, और एक तो जी गांव में सबसे बड़ी समस्या है मीठे पानी की। हमारे गांव में जी मीठे पानी का कोई समाधान नहीं, और मुद्दे हैं जी भ्रष्टाचार, और 750 किसान जो शहीद हो रहे हैं जी। जनता जी बदलाव चाहो है और उड्डा सरकार आओ है एक तरफी। बेरोजगारी को कुछ कह रहे थे आप? भ्रष्टाचार का जी, आप तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे हर जगह कोई से भी विभाग में चले जाओ, बगैर पैसे काम नहीं करते हैं। मतलब इतनी ज्यादा रिश्वत लेते हैं, आम आदमी कहाँ से देगा, इतने कहाँ से देगा, बहुत ज्यादा रिश्वत लेते हैं। हर जगह मुद्दे ही मुद्दे है। सरपंच पीटे जी, टीचर पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर पीटे, सरकार ने जो भी उठाओ आवाज उठाओ उसने सबने पीटे हैं। हाँ जी। आप कुछ कह रहे थे सर? ये अगर आपको रुकना चाहूंगी आप राजिता, यहाँ पर मोहनलाल बडौली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहनलाल बडौली जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइन न्यूज पर। जी धन्यवाद सृष्टि मेहता जी, प्रणाम, नमस्कार आपके दर्शकों को, जय श्री राम जी। और आज हरियाणा में बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। सभी बूथों पर 20,629 बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इस लोकतंत्र के पर्व को हरियाणा की जनता बड़ी भागीदार बनी है। और मैं बाकी बचे सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने घर से निकले और बूथ पर जाकर 100% मतदान करें, इससे लोकतंत्र के पर्व को मनाएं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाएं। तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से हरियाणा के विकास के लिए जो बड़े फैसले लिए, जिस प्रकार से किसानों का और महिलाओं का, युवाओं का जो सम्मान नायब सिंह सैनी जी ने थोड़े से 56 दिन का समय जो वर्किंग का मिला, उसमें बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए। जहाँ 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम किया, वही महिलाओं को प्रति महीना 8 तारीख को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 2100 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में देने का काम करेंगे। और जितनी भी हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाएंगी सभी को स्कूटर देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। सभी जिनके पास अपने मकान नहीं है 5 लाख परिवारों को पक्के मकान बनाकर देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। और 24 फसलें जो हरियाणा प्रदेश में पहला प्रांत बना है, जो MSP रेट पर खरीदने की गारंटी नायब सैनी की सरकार ने दी है। हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के भाइयों के लिए भी उनके कल्याण बोर्ड बनाते हुए एक नायब सैनी की सरकार ने जो संकल्प लिया है हम उसको पूरा करेंगे। और जितने भी अग्निवीर के जवान हैं उन सबको भी सरकारी पक्की नौकरी देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश में सभी का सम्मान, गरीब के कल्याण की योजनाएं चालू करते हुए जिस प्रकार से गरीब को घर तक पहुंचाने का काम किया है, वो तेज गति से हरियाणा में विकास किसी प्रकार बढ़ता रहे, चलता रहे। इसीलिए आज हरियाणा की जनता ने फैसला लिया है और एक
तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से कहा, आपने पिछले 10 सालों में क्या कुछ कार्य किए वो भी जनता ने देखे, आगे क्या आपका विजन है उसके बारे में भी आपने बता दिया, और जिस तरह से वोटिंग हो भी रही है, जनता किस्मत का फैसला कर चुकी है सभी पार्टियों की, नतीजे आएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन मोहनलाल बडोली जी ये भी बताइए कि अगर हम 2019 की बात करें, 2024 में कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, 1 बजे तक की भी अगर हम वोटिंग परसेंटेज पूरे हरियाणा का देखें तो 2019 के मुकाबले ये मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर जो हरियाणा वासी है, हरियाणा की जनता है, वो बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये हरियाणा की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली जनता है, और हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया है कि एक साफ सुथरी सरकार जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है, तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, ये मन हरियाणा की जनता ने बनाया है। और आप देखेंगे 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। जी, तो बडौली साहब आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी हरियाणा में फिर से? 100% भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगेगी, और जनता जनार्दन हरियाणा की जनता पूरे मन के साथ आशीर्वाद देने का काम आज किया है। बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो नया इतिहास हरियाणा की राजनीति में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये नया इतिहास हरियाणा की जनता रखेगी। बडोली साहब, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा इस बार चुनाव में, और बीजेपी पर इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि लोकसभा में हाफ हुई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी, तो अगर इसको एंटी इनकम्बेंसी से जोड़कर देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? आज सरकार के प्रति कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी के प्रति लोगों का प्यार और प्रेम और जो बढ़ा है, और नायक सिंह सैनी जी ने जो जनता के और मुख्यमंत्री के जो बीच का गैप था उसको खत्म करने का काम किया। रात को 2-2 बजे तक भी लोगों से मिलते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। 126 ऐसी नई योजनाएं धरातल पे उतारने का काम किया। थोड़े से समय में जो नायक सैनी ने काम किया है, ये तो हरियाणा की जनता ने ट्रेलर देखा है फिल्म। तो अभी 8 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब तीसरी बार सरकार बनेगी, ठीक है सर, पूरी पिक्चर दिखाने का काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी हमारे साथ जुड़े, और उनको आपने सुना। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा मोहनलाल बडोली यहां पर करते नजर आए हैं। और इसी के साथ अगर यहां वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं अपना कीमती वोट डालने के लिए। चविष्का, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखा जा रहा है कि युवा हो, बिल्कुल बुजुर्ग हो, महिलाएं, पुरुष, रवि जांगड़ा हमारे साथ excited भिवानी से जुड़े हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से भी जान लेते हैं क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर चल रही है वोटिंग को लेकर। रवि, फिलहाल आप वहां पर बने हुए हैं सुबह से ही, क्या कुछ अभी वोटिंग को लेकर कितनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, भिवानी के बूथ नंबर 122 मतदान केंद्र संख्या 122 के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अंदर जो है अभी भी लोगों की आवाजाही जारी है। इस बीच कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। काफी उत्सुक की बात करने के लिए हरियाणा न्यूज से वो उनसे बात करूंगा मैं। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया जी? वोट डाल दिया। क्या सोच के वोट डाला? क्या मुद्दे थे यहाँ, क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें थी? यहाँ पे एक तो मतलब एजुकेशन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं, 1-2 कॉलेज है इनके बढ़िया, ना कोई मतलब एजुकेशन पे डाला है। और क्या थोड़ा सा चाहते हैं भिवानी डेवलप हो, जैसे गुड़गांव आया है, फरीदाबाद डेवलप हो चुका, अभी डेवलप नहीं हुआ है भिवानी, इतना नहीं हुआ जितना वो डेवलप हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, वोट आप डाल चुके हो? सभी शाही लगी है उंगली पे, सारे शाही दिखाएंगे अपनी। ये देखिए, लोकतंत्र की निशानी है कि ये तमाम जो महिलाओं की बात करें, युवाओं की, पहली मर्तबा डाला, उससे पहले भी वोट डाला? पहली बार डाला। कैसा एक्सपीरियंस आपका? बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए। एक्साइटेड थे कि वोट डालेंगे सोच करके? घर से सोच के आए होगे या एकदम प्लान? नहीं, घर से सोच के आए थे पहले से ही। पहले से ही सोच के आए थे। अच्छा, जब वोट आपका वोट कार्ड बना था, वोटर आईडी बनी थी,
तभी से ये था कि भी वोट डालेंगे। हाँ, अब की बार सोच रहे। अच्छा, लोगों से अपील करो कि लोग आए, आप लोग जब आए हैं यहाँ पर चल करके, कि लोग जो घर में हैं वो बाहर निकल कर आए कि वोट का अपना इस्तेमाल करें। हाँ भाई, सबको देना चाहिए, ये तो एक मतलब वो होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है इलेक्शन, और वोट सबको देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकार से शिकायतें भी करते हो तो आपको वोट डालने का भी हक है। अगर आप वोट नहीं डालोगे तो शिकायत भी मत। देखिए कितनी बड़ी बात कही इस युवती ने कि अगर आप शिकायत करते हैं तो वोट डालने का भी आपको अधिकार है। वोट डाला आपने? डाल दिया? क्या सोच के डाला वोट? वोट हमने जो डाला है वो नई सरकार आए, सरकार जो भी आए काम करे, अच्छा से हमारे क्षेत्र का विकास। अभी तक काम नहीं हुआ था? अभी तक कोई काम नहीं हुआ था जी। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया सर। क्या सोच के डाला वोट? मुद्दे क्या है भिवानी के? भिवानी के मुद्दे विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। शहर में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसी को लेकर हम एक नए नेता की जो तलाश में थे। तलाश होगी पूरी? देखिए ये लोग यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने बताया पहले, आज एक अहम चीज यहाँ पर देखने को मिली है। अभी तक 3 बजे के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, 48% से ज्यादा का मतदान पूरे भिवानी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भिवानी में 941 बूथ है, 82 सेंसिटिव अति संवेदनशील बूथ है। हालांकि इंतजामात उनमें भी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ कहना चाहते थे आप? बताइए। यहाँ पे एक्चुअली वोटिंग इस एरिया में ना जो हैंडीकैप वोटर है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। पहले प्रशासन ने व्यवस्था की थी, घर से वोट डलवा रहे थे वो तो। देखो मैं मेरे पिताजी को लेकर दोनों पाव से हैंडीकैप। अच्छा, वोट डलवा दिया आपने? वोट डलवा दिया है। यहाँ पे व्हील चेयर तक व्यवस्था नहीं है। देखिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था ऐसी दुरुस्त होनी चाहिए। हम भी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। वोट डाल करके आए हैं महिलाएं, युवतियां, बच्चे, तमाम लोग जो है, जो किशोर हैं वो यानी 18 साल से ऊपर के जो युवा है वो वोट डालकर आ चुके हैं लगातार। और आगे के जो 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कि अगर मैं इस इलाके की बात करूं, पहले भी वोट प्रतिशतता, लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो भिवानी जिले की वोट प्रतिशतता 8% रही थी। और इस बार जो है वोट प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए थे। पर्दे की वोट में देखिए, घूंघट की वोट में जो है मतदान के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आई महिलाएं और ये अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। अभी जा रही है यहाँ पर। ग्रामीण इलाकों में आज हमने देखा था कि ग्रामीण इलाकों में बेहद जोश देखा गया था, उत्साह देखा गया था लोगों में। खासतौर पर ग्रामीण तबके के जो लोग थे, किसानों की बात करें, आमजन की बात करें, उनमें अच्छा खासा जोश आज देखा गया था। तो ये जोश का परिणाम था कि लोगों से, मतदाताओं से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं लोग, अपने अपने मुद्दे बता भी रहे हैं। कुछ लोग साइलेंट वोटर के तौर पर जिनको देखा जाता है वो कुछ ज्यादा कहने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन आप भी लगातार भिवानी की जनता से बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं ऐसे जो जनता पर इस बार हावी रही हैं या जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट कर रही है? खासतौर पर बात अगर भिवानी की करें। देखिए मुद्दे असल में यहाँ पर अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मुद्दों की बात किसी ने नहीं की थी। नए कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हालांकि कह रहे हैं शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तमाम चीजों की बात की थी। लेकिन यहाँ पर जातिगत समीकरणों के लिहाज से अगर बात की जाए, भिवानी में इस बार जो है जो कैंडिडेट हैं अलग अलग समुदाय से, अलग अलग बिरादरी से और जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही इस बार देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट जरूर शुरुआत में विचलित थे, क्योंकि पंजाबी बिरादरी की बात करें या फिर जिस अग्रवाल बिरादरी से वो ताल्लुकात रखते हैं उनमें भी कुछ नाराजगी देखी गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है अच्छा खासा उनको समर्थन हासिल हुआ था। कामरेड ओम प्रकाश की बात करें, सीपीआईएम के कैंडिडेट थे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी उनको समर्थन दिया गया था, कांग्रेस और सीपीआईएम के साझे उम्मीदवार। तो ऐसे में मुकाबला कड़ा है। लेकिन ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर इस बार जो है कैंडिडेट्स को देख करके, कैंडिडेट्स के लिहाज से जो है चुनाव की बात कही जा रही, पार्टियों के लिहाज से बात कही जा रही है, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस। ये दो चीजें यहाँ पर जो है देखी जा रही है। भिवानी की बात करें तो शाम की बात, अपने मुद्दों को लेकर सभी पहुंच रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, रोहतक से हमारे साथ अपराजिता भी बनी हुई है। अपराजिता, देखिए नए वोटर्स का मैं जिक्र करना चाहूंगी, फिलहाल कितने वोटर्स वहां पर पहुंचे, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि देखिए नए वोटर्स ज्यादा इस चीजों को लेकर नहीं सोचते, उनके मन में क्या कुछ है, ये आपने टटोलने की कोशिश की? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ के वोटर्स की हम बात करते हैं तो युवा वोटर्स भी यहाँ पर आए थे और उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी कहीं ना कहीं समाप्त हो, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। वहीं बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी कई चीजें, जैसे महिलाओं की महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला मौजूद है। वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। अच्छा, क्या मुद्दे रहे आपके? मेरे को समस्या, एक तो पानी नहीं जाता, फिर न्याण्या मासूम है,
बाबा छोटूनाथ की स्वामी, और एक हमारी परेश खराब, और एक बुढ़िया का पेंशन ले सवे बहुत बेरान हो रही, सब बंक होना चाहिए गांव में। अच्छा। ठीक है, और माए को सारी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा। और महंगाई कितनी बढ़ रही है, साग लेन जा, कुछ भी सब्जी लेन जा, उसके लिए बहुत गलत है। अच्छा। हाँ, ये सारी सुविधा चाहिए हमारे को। अम्मा आपका नाम क्या है? रामरती। अच्छा भाई, सर आपका नाम क्या है? दर्शन कुमार। वोट दे दिया? अभी डालने जा रहे हैं। अच्छा, डालने जा रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या सोचकर वोट देंगे? काफी मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी का। जी। हाँ, क्या करते हैं भैया आप? मैं कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? काफी मुद्दे हैं। बेरोजगारी हो गया, और क्या बेरोजगारी है, गांव की बदहाली है, रास्ते ठीक नहीं है, गांव का पानी की निकासी नहीं है, खेती खराब हो जाती है सारी, नहर का पीने का पानी नहीं है गांव में, नहर का पानी नहीं आता, छोटी इसमें बड़ी में आता है। काफी मुद्दे हमारे। अच्छा। हाँ। देखिए सृष्टि, अगर मूलतः इस जगह की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है, निकासी नहीं हो पाती है पानी की, यानी रोड में बहुत परेशानी है, रोड बहुत गड्ढे हैं रोड पे, पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं लोगों को जो झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है खेतों में, गाँव में, तो कई परेशानियां लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं एक समानता सभी, अगर हम परेशानियों की बात करते हैं तो लगभग जितने भी वोटर्स यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं एक समानता देखने को मिल रही है उनकी परेशानियों को। वहीं सोलर सिस्टम की भी कुछ स्टाफ नहीं है। अच्छा। हाँ, अस्पताल में स्टाफ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। हाँ। और सरकारी बच्चे सरकारी बच्चे छोटे छोटे दूसरे गाँव में जाते हैं प्राइवेट में, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, बता क्या करे। रह सकता है बच्चा का आवे हैं, जहाँ तो फरीमा आवे हैं, तो घर से बच्चा ना लेता, इतना मुश्किल है। चलिए देखिए, इस बार यहाँ के जो वोटर्स की बात करते हैं, परसेंटेज काफी बढ़िया है कि वोटर्स यहाँ पर बढ़ चढ़कर आए हैं, चाहे महिलाएं हो जाए, नजर आ रही है। अपने अपने तमाम मुद्दे भी जनता को पता है कि किन बातों को, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उसने वोट करना है। तो काफी जागरूक जनता नजर आ रही है। यहाँ की वोटिंग परसेंटेज, जिसका आप भी अभी जिक्र करने वाले थे, पिछले बार की अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए, रोहतक की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम कुछ जगहों की बात करते हैं तो वोटिंग परसेंट बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम जागरूकता की अगर हम बात करते हैं तो काफी जागरूक है यहाँ के वोटर्स, खुद बढ़ चढ़ कर बाहर निकलकर वोट करने के लिए आ रहे हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रही हैं, वोट कर रही हैं, और साथ ही बहुत अहम हो जाता है कि मुद्दों के बारे में, कि किस मुद्दों को लेकर के वो वोट करने आ रही है, क्या परेशानियां हैं उनकी, और क्या बदलाव चाहती है आने वाले सरकार से, क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम चीजों से अवगत होकर यहाँ पर वो वोट करने के लिए आ रही है। तो बिल्कुल परसेंटेज में कहीं ना कहीं बढ़ाव देखने को इस बार मिल सकता है, और साथ ही एक बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ वो लोग आ रहे हैं कि बदलाव होगा। जो परेशानियां उन्हें आम जीवन में देखने को मिल रही है, चाहे बारिश के पानी से जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, बेरोजगारी, जो कहीं ना कहीं अगर हम कैंपेनिंग की बात करते हैं तो हर पार्टियों के द्वारा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के सभी पार्टियां फोकस कर रही थी कि बेरोजगारी हटाई जाएगी। तो उसको लेकर भी जो बुजुर्ग है वो काफी हम कह सकते हैं चिंतित हैं, और युवा भी काफी चिंतित है कि बेरोजगारी है। लेकिन जिस तरीके से आपने बातचीत की है, जो युवा जिन लोगों से आप भी बात कर रहे हैं और भी हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने भी बात की, वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए हैं कि बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है। आप बन रही हमारे साथ, रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल न्यू वोटर्स का मैं जिक्र करना चाहूंगी, युवाओं का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उनके भी अपने खास मुद्दे हैं। नए वोटर्स इस बार कितने देखे जा रहे हैं, कितना उत्साह उनमें देखा गया? लगातार आप सुबह से अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से हमने देखा था वोट जो है, वोटिंग 7 बजे शुरू हुई थी, लेकिन नए जो वोटर्स थे, नवोदित वोटर्स थे, चाहे शहर की बात करें, अर्बन इलाके की बात करें, फिर रूरल इलाके की बात करें, नए वोटर्स जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन जोश जो है बुजुर्गों में कम नहीं था। बुजुर्गों में भी कम तो नहीं आका जा सकता है जोश, और सुबह से ही वो लोग जो है वोट करने के लिए आ रहे हैं। और वजह यही है, भवानी खेड़ा की चाहे बात करूं मैं, या फिर बात चाहे लोहारू इलाके के करूं, वोट प्रतिशतता जब पूरे भिवानी की 48% है, पूरे जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों की, तो उन इलाकों में 52% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। लोगों में सुबह से जोश है, और जोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अपना काम धंधा छोड़ करके लोग जो है वोट डालने के बाद भी काफी देर तक मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द ही थे। पूरी जो हरियाणा में कहा जाता है कि आबो हवा को भाप रहे थे कि अब क्या चल रहा है। तो लोगों से लगातार हम बात भी कर रहे हैं, पर्ची का मुद्दा भी आया था, रोजगार का मुद्दा भी आया था, और सबसे बड़ा
मुद्दा जो आया था वो सड़कों का मुद्दा आया था। भिवानी के आसपास सराउंडिंग में अगर मैं बात करूं, नए नए नेशनल हाईवेज 152D की चाहे बात की जाए, नेशनल हाईवे 148B की बात की जाए, दूसरे नेशनल हाईवेज के मुद्दे को भी लोग लगातार उठा रहे हैं कि काम किया गया है, सड़कों के मामले में काम किया गया है, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर है, और इस सत्ता विरोधी लहर में हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको मैंडेट मिलेगा, ये तो 8 तारीख को जाहिर होगा। लेकिन लोग अपने मताधिकार, एक अहम बात अभी चंद मिनट पहले आप भी फरमा रहे थे कि साइलेंट जो वोटर है वो फैसला करेगा। जो साइलेंट वोटर है, जो बोलता नहीं है कुछ भी, रामधारी सिंह दिनकर की जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य था उसमें कहा गया था, एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल बोलता कुछ भी नहीं है, मगन चिंतालीन अपने आप में। वो जो वोटर है, वो साइलेंट वोटर है, वो अपने आप में मगन है। वो वोटर आकर के फटाफट वोट डाल के जाता है, कुछ जिक्र नहीं करता है कि कहाँ वोट डाला है, किन मुद्दों पे वोट डाला है। तो वो साइलेंट वोटर जो है वो फैसला करेगा किसी भी इलाके की। आप ये भी बताइए, अगर महिला वोटर्स की हम बात करें तो उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, खासतौर पर अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो में महिला वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की है या उनको खुश करने का प्रयास पूरा किया है। एक सिलेंडर की बात कही गई थी, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात घोषणा जो है बीजेपी ने भी की थी, कांग्रेस भी ये घोषणा कर रही है। ऐसे में महिलाओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और जो ये 500 रुपए की सिलेंडर की घोषणा की गई है उन तबकों के लिए की गई है जो कि गरीबी रेखा वाले हैं, बीपीएल वाले हैं, उनके लिए पहले से घोषणा की गई है। उसका कितना फर्क पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। और वही बात हम लगातार कह भी रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर जैसा जिक्र आया था कि रोजगार जरूर दिया गया था, कोई कौशल रोजगार की बात कह रहा कि कौशल रोजगार के जरिए रोजगार दिया गया था, पक्की नौकरियां नहीं दी गई थी। हालांकि दो पहलू हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष के लोग जो है, जो बीजेपी के सरकार के पक्ष में थे, वो ये कह रहे थे कि तमाम चीजें स्मूथली चली हैं, तमाम चीजें सही तरीके से चली हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो कहीं न कहीं, अभी मैं सुन रहा था अपराजिता बात कर रही थी रोहतक में कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, हालांकि लोग बता नहीं पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस मामले में कहां हुआ है, ये चीजें आई नहीं है सामने। लेकिन बावजूद इसके एक जो रटी रटाई बात है वो आम वोटर भी ये बात कह रहा है, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपने लिहाज से तमाम चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने लिहाज से वो बात कर रहे हैं। कुछ लोग आए, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। वोट डालने आए हैं आप अभी? काफी लेट आए हैं वोट डालने? दिन में क्या कर रहे हैं? दिन में बस क्या सोच के वोट करो? मुद्दे क्या है भिवानी में, क्या चाहिए आपको, किस तरह के मुद्दे? बस वोट गिरने हैं। हाँ। अच्छा, ये क्या कहाँ डालोगे, कैसे डालोगे, वो आपके मन की बात है। इनके हिसाब से वोट डालोगे या खुद डालोगे? जी, मन की मर्जी से गिरा। मन की मर्जी से, किसी के कहने से तो नहीं डालोगे? मन की मर्जी से। मन की मर्जी से। लेट आए हो आप? जोश नहीं था। जोश नहीं है कुछ, आप लेट आए हैं, क्या बात? लेट आए जी, पार्टी हम अच्छा, काम करने के लिए गए थे और वोट डालना भी बेहद जरूरी है। जो आपके आसपास के लोग हैं जो बिल्कुल। रवि, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आप और अपराजिता आप दोनों बने रहिए। और एक बार हम टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से अभी दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ पर कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया है, एक बार फिर से मैं पीसीआर से कहूंगी कि वो लिस्ट एक बार फिर से दिखाएं जहां पर वोटिंग परसेंटेज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस किस एरिया में अभी तक का वोटिंग परसेंटेज कितना है। यमुनानगर की अगर बात करें 3 बजे तक 56.79% ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया है और लगातार बताया जा रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र में भी ये वोटिंग परसेंटेज, बिल्कुल हमने 2019 का नीचे वोटिंग परसेंटेज भी लिखा है और अभी कैथल में 3 बजे तक का कब तक हुआ है वो भी हम बता रहे हैं। 2019 से भी उसको हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज कहां कहां कितना सामने आया है। चमिष्का, आपका सवाल था अपराजिता से, आप करना चाह रहे थे। बिल्कुल, अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता देखिए, अब 4 बजने वाले हैं, फिलहाल 2 घंटे का वक्त बचा है। लगातार यही अपील की जा रही है कि सभी अपने बूथ स्टेशन पर पहुंचिए और सभी अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। फिलहाल वहां पर अभी और कितने लोग आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं? क्या सुबह से अब तक में क्या कुछ फर्क देखने को मिला है, ये भी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए महिलाओं का खास तौर पे आना लगातार देखने को मिल रहा है। वोट देकर अभी 2 महिलाएं हैं, वोट दे चुके हैं आप? जी। क्या मुद्दे रहे? आपका नाम क्या है? शशि किरण। क्या मुद्दे रहे हैं आपके? बस ये महिलाओं की सुरक्षा, गांव में अच्छा माहौल, बच्चों की खेल कूद। हाँ। और आपका क्या नाम है? कृष्णा नाम है। क्या करते हैं, घर हाउसवाइफ? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं? वोट देने आप आए हैं, पहली बार आए हैं?
पहली बार आए हैं? वैसे तो कई बार दे रखी। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं आपके? ठीक है, ये बूढ़ा बन गया हम तो ऐसे ही चाहूँ। अच्छा, तो कोई मुद्दा रहे होगा, बेरोजगारी, महंगाई, कुछ तो मुद्दा रहे होंगे जिसे सोच कर आप वोट देने आए होंगे। महंगाई भी सब क्या है, सब क्या है, पानी भी नहीं घर घर पहुँच रहा, सारा नाम दिक्कत है। कविता, सब महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, सब कुछ है जी। बच्चे दर दर भटकते फिर रहे, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, गड़िया में कोई सुविधा नहीं है। हाँ, और यहाँ बेरोजगारी को लेकर के लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं, वाटर लॉगिंग को लेकर के कह रहे हैं कि निकास नहीं होता है, तो इस तरह के मुद्दे भी जी सारे में कमी पड़ रही है। बालक जो करीब हमारे बालका का इतने ID प्रूफ बना दिए, ठाई ठाई नांडे जाओ, एक पंदा नहीं टेम पे वह नहीं पूरी होती, ये भी कमी रहेगी, भी कमी रहेगी। हॉस्पिटल में बड़ा सर इलाज नहीं हो रहा, स्कूल में हालत खराब हो रही। न्यूनतः मेरे सोरे का अपाइन था 2.5 लाख में जाके न हुआ है, कितना भी नहीं हुआ। 9-5 लाख का वो चल रहा, कितना भी कार्ड 5 लाख का कार्ड भी इंशाल्लाह कितने भी। एक और यहाँ पर देखिए महिला पहुंची हुई हैं यहाँ पर वोट देने के लिए, तो लगातार देखिए अगर परसेंटेज कहते हैं महिलाओं की, तो महिला काफी तादाद में यहाँ पर आ रही हैं वोट देने के लिए, क्योंकि वोटिंग राइट बहुत जरूरी है और काफी जागरूक है यहाँ की महिलाएं। और अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो बिल्कुल परेशान है कि किस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के परेशान है। और खासतौर पर कुछ महिलाओं का ये कहना है कि बहुत सारी परेशानियां, कोई एक परेशानी नहीं जिसे गिनाया जा सके, बहुत सारी परेशानी है, बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं डेवलपमेंट यहाँ पर हो। तो बिल्कुल, और अगर यहाँ इस बूथ की हम बात करते हैं तो बिल्कुल लगातार आना यहाँ पर जारी है। बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि केवल अभी कुछ समय बच रहा है, करीब 2 घंटे से भी के आसपास समय बच रहा है, और मगर जो लोगों के अंदर जागरूकता है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, परसेंटेज भी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं रोहतक की अगर हम बात करते हैं तो 40 से ऊपर % लोगों ने अब तक वोट दे दिया है। वहीं लोगों का आना अभी भी जारी है, उम्मीद की जा रही है जो परसेंटेज है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और लोग और क्षेत्र का मैं जिक्र करना चाहूंगी, अभी वहां पर चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है? 2 घंटे का समय बचा है। बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो कुछ क्षेत्र जिले की तो तकरीबन 52% जो है वोटिंग हो चुका है। 4 विधानसभाएं, सबसे अधिक जो वोटिंग मार्जिन की बात की जाए तो तकरीबन 55% जो है वोट जो है लाडवा के अंदर हो चुका है। और उसके बाद जो रिशाबाद के अंदर तकरीबन 52% जो है वोटिंग हो चुकी है। उसके बाद थानेसर विधानसभा में 51% जो है वोटिंग हो चुकी है। और सबसे कम जो वोटिंग है 50% की जो है पेवा विधानसभा में। देखिए तमाम चारों विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे, तमाम जो लोगों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दे और विकास के नाम पर आपकी बात जो है वोट देंगे। देखिए सुबह से ही हरियाणा न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देते दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लोगों से बातचीत जो हमने किया तो उनका क्या यही कहना है कि अब की बार विकास के मुद्दे को लेकर ही हम जो है वो वोट डालेंगे। देखिए अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे, जिस तरीके से पेवा विधानसभा की बात की जाए तो बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। शाहबाद की बात की जाए तो शाहबाद में नशे पर कहीं ना कहीं रोकथाम हो, और जो सड़कें जो है दूसरी बनी है, जो मेन मुद्दे हैं इनको लेकर जो लोग अपनी वोट आपकी बार जो है डाल रहे हैं। और लाडवा विधानसभा की बात की जाए तो लाडवा विधानसभा में सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा जो लोगों के द्वारा बताया गया है कि बाईपास का, लाडवा बाईपास, क्योंकि देखिए हरियाणा और उत्तराखंड और यूपी को जोड़ने वाला मेन जो सड़क रास्ता जो है लाडवा से होकर जाता है, तो तमाम अधिकतर जो देखा जाता है कि जाम की स्थिति जो बन जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे जो है देखने को मिलता है। देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं कि गेट को अब देखिए तकरीबन 2 घंटे जो रह चुके हैं, वोटिंग जो बंद हो जाएगी। उसके बाद जो इस गेट में देखिए छोटा गेट खोल दिया है लोगों के लिए जो अपनी मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर कुछ जो पहुंचेंगे। उसके बाद जो लोग इसके अंदर 6 बजे तक अंदर रहेंगे वो ही जो वोट डाल सकेंगे। उसके बाद जो है जो फिर उसके बाद वोट नहीं डालेंगे। गगन, इस बीच ये भी बताइए कि युवा वोटर या यूं कहे जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए इस बार पहुंचे हैं वो कितने जागरूक नजर आ रहे हैं या उनके मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल, देखिए जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं या युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है। देखिए यूथ पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, महिलाओं के लिए स्पेशली एक पूरा स्टेशन बनाया गया ताकि इस बूथ को स्पेशल बनाया जा सके। और जो लोग पहली बार वोट डालने के लिए आए तो उनके लिए भी स्पेशली एक स्टेशन पोलिंग स्टेशन बनाया गया। तो युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा जो रहने वाला है रोजगार। युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार की जरूरत है, जो हमें रोजगार देगा हम उसे वोट करेंगे। और कहीं ना कहीं जो विकास की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए,
इन मुद्दों को लेकर तकरीबन जो लोग हैं अपनी बार वोट करने जा रहे हैं। और देखिए कड़ा मुकाबला चारों की चारों विधानसभा की बात की जाए तो कड़ा टक्कर का मुकाबला रहने वाला है। 90 की 90 विधानसभाओं में भी इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन लाडवा ऐसी सीट है, एक वो सीट के रूप में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे नरसिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए तो जो स्टार प्रचारक थे उनके द्वारा जो बड़ी बड़ी रैली है क्षेत्र जिले में जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए यहाँ से चुनाव भी देखिए मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है गगन, आप बने रहिए और अपडेट आपसे लेंगे। चरखी दादरी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए हैं, सीधे सुरेंद्र का रुख करते हैं। चरखी दादरी में अभी कितना वोटिंग परसेंटेज सुरेंद्र सामने आया है और अभी किस तरह का माहौल जो है वो